अगर मेरी हर बात पर शक ही करना है तो आज के बाद मैं सफाई नहीं दूंगा, लेकिन जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन शायद आपका भरोसा वापस न लौटे। रुपेश की आवाज बिल्कुल शांत थी। उसने न गुस्सा किया न ऊंची आवाज में बोला, लेकिन उसके शब्द इतने भारी थे कि बैठक में बैठे सभी लोग एकदम चुप हो गए। सामने सोफे पर बैठी उसकी पत्नी कनिका की आंखें लाल थीं। वो रात भर सो नहीं पाई थी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उससे भी ज्यादा बेचैनी थी। उसकी सास कौशल्या जी ने गुस्से में कहा, अब सीधा हमें ही गलत साबित कर दो। सारी गलती हमारी ही है ना? रुपेश ने माँ की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, माँ, मैं किसी को गलत साबित नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि बिना सच जाने किसी पर शक करना सबसे बड़ा अन्याय होता है। कनिका अचानक बोल पड़ी, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? रुपेश ने शांत स्वर में पूछा। कनिका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा हर जवाब यही बता रहा है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कोने में बैठे रुपेश के पिता मनमोहन जी सब कुछ सुन रहे थे। उनकी उम्र 60 साल से ऊपर थी। उन्होंने अपने जीवन में कई झगड़े देखे थे, लेकिन आज उन्हें पहली बार अपने ही घर की नींव हिलती हुई महसूस हो रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, पहले कोई मुझे पूरी बात बताएगा भी, या सब अपने अपने फैसले सुनाते रहेंगे? किसी ने जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद कनिका ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, 3 महीने पहले तक मुझे लगता था कि मैं दुनिया की सबसे खुश लड़की हूँ। मुझे अच्छा पति मिला, अच्छा परिवार मिला। मैं सोचती थी कि भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया। उसकी आवाज भर्रा गई। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि इस घर में कुछ बातें मुझसे छुपाई जाती हैं। रूपेश ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। कौन सी बातें? कनिका ने धीरे से सिर झुकाते हुए कहा, यही तो मुझे नहीं पता। कौशल्या जी बीच में बोली, जब पता ही नहीं तो फिर शक किस बात का? कनिका चुप हो गई। मनमोहन जी ने इशारे से कौशल्या जी को शांत रहने को कहा। उसे बोलने दो। कनिका ने गहरी सांस ली। शुरू में मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ, लेकिन फिर छोटी छोटी बातें होने लगी। जैसे? रुपेश ने पूछा। कनिका ने रुपेश की ओर देखते हुए कहा, जब भी मैं कमरे में आती, कई बार आप और माँ जी बात बदल देते थे। मुझे लगता था कि मेरी मौजूदगी में आप लोग कुछ छिपा रहे हैं। रुपेश हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि कई बार हम तुम्हारे जन्मदिन की तैयारी कर रहे थे और तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। कनिका कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसे वो दिन याद आ गया। सचमुच उसका जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाया गया था, लेकिन उसके मन में जो शक बैठ चुका था, उसने उस याद को भी धुंधला कर दिया था। उसने फिर कहा, एक दो बार ऐसा हुआ होगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। रूपेश ने कोई जवाब नहीं दिया। मनमोहन जी सब समझ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि असली समस्या किसी घटना में नहीं, बल्कि सोच में है। उन्होंने पूछा, बहू, पहली बार तुम्हारे मन में ऐसा विचार कब आया? कनिका ने धीरे धीरे कहा, शायद उस दिन। रूपेश ने उत्सुक होकर पूछा, कौन सा दिन? कनिका ने गहरी सांस ली और बोली, जब मेरी मम्मी का फोन आया था। कमरे में बैठे सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। उसे वो दिन साफ साफ याद था। शादी को मुश्किल से 1.5 महीना हुआ था। वो रसोई में चाय बना रही थी। तभी उसकी माँ ललिता का फोन आया। कैसी है मेरी बेटी? कनिका मुस्कुराकर बोली, बहुत अच्छी हूँ मम्मी। ललिता कुछ पल चुप रही, फिर गंभीर स्वर में बोली, सच बता बेटी, दिल से बता, तू सच में खुश है? कनिका हल्के से हंस पड़ी। सच में अच्छी हूँ। कुछ पल चुप्पी रही, फिर ललिता ने धीरे से कहा, देख बेटी, मैं तुझे डराना नहीं चाहती, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना। क्या? कनिका ने मुस्कुराते हुए पूछा था। ललिता ने कुछ पल चुप रहकर कहा, बेटी, ससुराल में किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। कनिका हंस पड़ी, मम्मी आप भी ना? लेकिन ललिता गंभीर थी। मैं मजाक नहीं कर रही। दुनिया बहुत बदल गई है। लोग सामने कुछ और होते हैं, पीछे कुछ और। कनिका ने बात टाल, लेकिन माँ के शब्द उसके मन में कहीं बैठ गए। कुछ दिनों बाद एक शाम उसने देखा कि रुपेश और उसके पिताजी कमरे में धीरे धीरे बात कर रहे हैं। जैसे ही वो अंदर गई, दोनों चुप हो गए। बस वही एक पल, और उसके मन में माँ की बात फिर गूंज उठी। लोग सामने कुछ और होते हैं,
पीछे कुछ और। उसने खुद को समझाया, नहीं, मैं बेवजह सोच रही हूँ। लेकिन मन आसानी से कहाँ मानता है। अगले दिन उसने अपनी माँ को ये बात बता दी। ललिता ने बिना एक पल रुके कहा, देखा, मैंने पहले ही कहा था। लेकिन मम्मी, हो सकता है कोई जरूरी बात हो। ललिता ने गंभीर आवाज में कहा। जरूरी बात अगर परिवार की है तो बहू से क्यों छुपाई। कनिका चुप हो गई। उस दिन पहली बार उसके मन में ये सवाल पैदा हुआ, आखिर मुझसे क्या छुपाया जा रहा है। यही सवाल धीरे धीरे उसकी आदत बन गया। अब वो हर छोटी बात पर ध्यान देने लगी। कौन किससे क्या कह रहा है, कौन किसे देखकर चुप हो गया, किससे फोन पर कौन मुस्कुराया। हर बात उसे किसी छिपे हुए राज का हिस्सा लगने लगी। उधर रुपेश बिल्कुल अनजान था। उसे लगता था कि उसकी पत्नी घर में अच्छी तरह घुल मिल रही है। उसे पता ही नहीं था कि उसके मन में धीरे धीरे अविश्वास की एक दीवार खड़ी हो रही है। एक दिन दोपहर में रुपेश ऑफिस चला गया था। मनमोहन जी बैंक गए हुए थे। घर में सिर्फ कौशल्या जी और कनिका थी। तभी दरवाजे पर एक कुरियर आया। कौशल्या जी ने जल्दी से लिफाफा लिया और अपने कमरे में रख दिया। कनिका ने बस इतना ही देखा, लेकिन उसके मन ने कहानी बना दी। जरूर कोई ऐसी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। शाम को उसने माँ को फोन किया। ललिता ने फिर वही कहा, बेटी, अब भी नहीं समझोगी तो बहुत देर हो जाएगी। धीरे धीरे सब पता कर। कनिका पूरी रात सो नहीं सकी। उसे नहीं मालूम था कि उस लिफाफे में क्या था, लेकिन उसके मन ने पहले ही फैसला सुना दिया था। कुछ ना कुछ गलत जरूर है। उसे ये नहीं पता था कि उस लिफाफे में उसकी ही पढ़ाई से जुड़ा एक फॉर्म था। रुपेश और उसके ससुर चाहते थे कि वो आगे पढ़े। वे उसे सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन सरप्राइज बनने से पहले ही शक ने अपने कदम घर के अंदर जमा लिए थे। अगली सुबह घर में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। कौशल्या जी रसोई में नाश्ता बना रही थी। मनमोहन जी अखबार पढ़ रहे थे। रुपेश ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन कनिका के भीतर कुछ भी सामान्य नहीं था। रात भर वो उसी लिफाफे के बारे में सोचती रही। अगर उसमें मेरे लिए कुछ अच्छा था तो मुझसे छिपाया क्यों गया, और अगर अच्छा नहीं था तो फिर क्या था। उसका मन बार बार यही सवाल पूछ रहा था। रुपेश ने मुस्कुराकर कहा, कनिका, आज शाम जल्दी तैयार रहना। कनिका ने चौंक कर पूछा, क्यों। रुपेश ने कहा, अभी नहीं बताऊंगा। वो मुस्कुराया और ऑफिस चला गया, लेकिन कनिका के चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। उसने मन ही मन सोचा, फिर कोई बात छिपा रहे हैं। दोपहर में उसकी माँ ललिता का फोन आया। क्या हुआ बेटी, कुछ पता चला। कनिका ने धीमी आवाज में कहा, नहीं मम्मी, लेकिन लगता है कुछ बड़ा है। देख, अब चुप मत रहना। जितनी जल्दी सच पता चलेगा उतना अच्छा रहेगा। कनिका ने हिचकिचाते हुए पूछा, लेकिन अगर मैं गलत निकली तो। ललिता ने तुरंत कहा, माँ कभी अपनी बेटी को गलत रास्ता नहीं दिखाती। कनिका ने फोन रख दिया, लेकिन उसके मन का डर अब और गहरा हो चुका था। उधर ऑफिस में भी रुपेश का मन काम में नहीं लग रहा था। उसे पिछले कुछ दिनों से महसूस हो रहा था कि कनिका पहले जैसी नहीं रही। पहले वो हर छोटी बात पर हंस देती थी, अब हर बात पर सवाल पूछती थी। पहले उसके चेहरे पर अपनापन था, अब हर समय बेचैनी दिखाई देती थी। उसने सोचा, शायद नए घर में ढलने में समय लग रहा है। कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि समस्या उससे कहीं बड़ी हो चुकी है। शाम को रुपेश घर लौटा। उसने खुशी से कहा, चलो कनिका, जल्दी तैयार हो जाओ। कनिका ने हैरानी से पूछा, कहाँ जाना है। रुपेश ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, बस 5 मिनट और इंतजार। कुछ देर बाद उसने गाड़ी निकाली। मनमोहन जी और कौशल्या जी भी साथ बैठ गए। कनिका पूरे रास्ते सोचती रही, आखिर ये लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। करीब 20 मिनट बाद गाड़ी एक कॉलेज के सामने रुकी। कनिका हैरान रह गई, यहाँ क्यों आए हैं। रुपेश मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हारा सपना अधूरा नहीं रहेगा। कनिका कुछ समझ नहीं पाई। मनमोहन जी ने बैग से वही लिफाफा निकाला जिसे देखकर कनिका कई दिनों से परेशान थी। उन्होंने लिफाफा उसके हाथ में रखते हुए कहा, खोलो बेटा। कनिका के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर कॉलेज का एडमिशन फॉर्म था। उस पर उसका नाम लिखा था। साथ में फीस की रसीद भी थी।
वो कुछ पल तक कागजों को देखती रही। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रुपेश मुस्कुरा कर बोला, तुमने शादी से पहले कहा था ना कि पढ़ाई पूरी करना चाहती हो। मुझे याद था, इसलिए हमने सोचा कि तुम्हें सरप्राइज देंगे। कौशल्या जी ने प्यार से कहा, बेटा, बहू सिर्फ घर संभालने के लिए नहीं आती, उसके सपने भी हमारे अपने होते हैं। कनिका की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन पर रखा भारी पत्थर थोड़ा सा हटा दिया हो, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि शक एक बार दिल में जगह बना ले तो इतनी आसानी से नहीं जाता। घर लौटते समय सब खुश थे, लेकिन कनिका अंदर ही अंदर खुद से लड़ रही थी। मैं कितना गलत सोच रही थी, लेकिन हर बार क्या मैं ही गलत सोच रही हूँ? 2 दिन बाद एक नई घटना हुई। रात के करीब 10:30 बजे रुपेश के फोन पर किसी का कॉल आया। उसने फोन देखा और तुरंत बालकनी में चला गया। करीब 10 मिनट तक वो धीरे धीरे बात करता रहा। कनिका कमरे में बैठी सब देखती रही। उसका मन फिर बेचैन होने लगा। रुपेश वापस आया। उसने सामान्य स्वर में कहा, सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। कनिका खुद को रोक नहीं पाई। किसका फोन था? रुपेश ने बिना घबराए जवाब दिया, ऑफिस का। कनिका ने भौं सिकोड़। वो धीमे लेकिन संदेह भरे स्वर में बोली, ऑफिस वाले रात में 10 बजे फोन करते हैं? रुपेश ने शांत रहने की कोशिश की। उसने कहा, हाँ, कभी कभी जरूरी काम होता है। बस यहीं से फिर उसके मन ने कहानी बनानी शुरू कर दी। अगली सुबह उसने फिर अपनी माँ को फोन किया। ललिता ने सब सुनने के बाद कहा, बेटी, मुझे तो बात ठीक नहीं लग रही। कनिका ने झिझकते हुए पूछा, लेकिन वो झूठ क्यों बोलेगा माँ? ललिता ने बिना एक पल रुके कहा, सच छिपाने के लिए बेटी। कनिका ने धीरे से कहा, लेकिन अगर सच में ऑफिस का ही काम हो तो? ललिता ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, अगर सच में ऑफिस का काम होता तो वो कमरे में ही बात करता, बाहर जाकर धीमी आवाज में क्यों बोलता? कनिका फिर चुप हो गई। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि शायद रुपेश उसे परेशान नहीं करना चाहता होगा। अब उसके मन में केवल एक ही आवाज थी, कुछ ना कुछ छिपाया जा रहा है। उधर रुपेश बिल्कुल अलग चिंता में था। जिस फोन को लेकर कनिका परेशान थी, वो दरअसल उसके दोस्त अमित का फोन था। अमित की पत्नी अचानक अस्पताल में भर्ती हो गई थी। उसे पैसों की जरूरत थी। रुपेश नहीं चाहता था कि रात में ये बात सुनकर कनिका परेशान हो जाए, इसलिए वो बाहर जाकर बात करने लगा। उसने अगले दिन चुपचाप अपने दोस्त की मदद भी कर दी, लेकिन उसने घर में किसी को कुछ नहीं बताया। उसे लगा नेकी करके बताना जरूरी नहीं होता। उसे कहाँ पता था कि उसकी यही चुप्पी किसी और कहानी का रूप ले रही है। 3 दिन बाद कनिका अलमारी साफ कर रही थी। उसे रुपेश एक पुरानी फाइल मिली। उसमें बैंक की कुछ रसीदें थीं। एक रसीद पर 50,000 रुपए का ऑनलाइन ट्रांसफर लिखा था। नाम देखकर वो चौंक गई। अमित। उसने तुरंत सोचा, मुझसे छिपाकर इतने पैसे किसे दिए? अब उसके मन का शक पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। उसने तय कर लिया, आज सच पूछ कर रहूं। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि कभी कभी आधा सच देखने वाला इंसान पूरा रिश्ता खोने के बहुत करीब पहुंच जाता है। उस दिन शाम को कनिका पूरे समय बेचैन रही। रसोई में काम करते हुए भी उसका ध्यान बार बार उसी बैंक की रसीद पर जा रहा था। 50,000 रुपए, इतनी बड़ी रकम, और उसे इसकी कोई जानकारी नहीं। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि आज वो चुप नहीं रहेगी। रात को सबने साथ बैठकर खाना खाया। कौशल्या जी रोज की तरह सबको खाना परोस रही थी। मनमोहन जी अखबार की कोई खबर सुना रहे थे। रुपेश हंसते हुए बीच बीच में बात कर रहा था, लेकिन कनिका बिल्कुल शांत थी। उसकी चुप्पी रुपेश से छिपी नहीं रही। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ, सुबह से बहुत चुप हो? कनिका ने बस इतना कहा, बात करने को। रुपेश ने सिर हिला दिया, ठीक है, खाना खाने के बाद बात करते हैं। दोनों कमरे में पहुंचे। दरवाजा बंद हुआ। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर कनिका ने अलमारी से वो रसीद निकाली और रुपेश के सामने रख दी। ये क्या है? रुपेश ने एक नजर रसीद पर डाली, फिर शांत स्वर में बोला, मैं बताता। लेकिन कनिका ने बीच में ही कहा, पहले ये बताओ कि मुझसे छिपाकर पैसे क्यों दिए? रुपेश ने उसकी ओर देखा। छिपाकर नहीं दिए, बस बताने का मौका नहीं मिला। कनिका ने तीखे स्वर में पूछा, यह बताना जरूरी नहीं समझा? रुपेश ने गहरी सांस ली, ऐसी बात नहीं है। कनिका की आवाज ऊंची हो गई,
तो कैसी बात है, पहले रात को छिपकर फोन, फिर 50,000 रुपए, आखिर चल क्या रहा है? रूपेश कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, अगर मैं सब बता दूं तो क्या तुम यकीन करोगी? कनिका तुरंत बोली, अगर बात सच होगी तो क्यों नहीं? रुपेश हल्का सा मुस्कुराया, समस्या यही है कनिका, तुम्हें पहले ही तय हो चुका है कि मैं गलत हूँ, अब सच भी तुम्हें बहाना ही लगेगा। ये सुनते ही कनिका का चेहरा तमतमा गया। मतलब अब गलती मेरी है? रुपेश ने थके हुए स्वर में कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। कनिका ने तुरंत गुस्से में कहा, लेकिन मतलब यही है। बातों की आवाज बाहर तक पहुंच गई। मनमोहन जी और कौशल्या जी कमरे के बाहर आ गए। मनमोहन जी ने दरवाजा खटखटाया, बेटा सब ठीक है? रुपेश ने दरवाजा खोल दिया। कनिका की आंखों में आंसू थे। मनमोहन जी ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? कनिका ने रसीद उनकी तरफ बढ़ा दी। पिताजी, क्या आपको पता था कि रुपेश ने किसी अमित को 50,000 रुपए दिए हैं? मनमोहन जी ने रसीद देखी, फिर बहुत सामान्य आवाज में बोले, हाँ पता था। कनिका जैसे रुक गई। आपको पता था? मनमोहन जी ने शांत भाव से सिर हिलाया। हाँ बेटा, मुझे सब पता था। तो मुझे क्यों नहीं बताया? कनिका ने दुख और शिकायत भरी आवाज में पूछा। मनमोहन जी ने कुर्सी खींची और बैठ गए। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, क्योंकि वो किसी का भला कर रहा था, कोई अपराध नहीं। कनिका कुछ समझ नहीं पाई। मनमोहन जी ने धीरे धीरे बात पूरी बतानी शुरू की। अमित रुपेश का बचपन का दोस्त है। उसकी पत्नी की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। ऑपरेशन के लिए तुरंत पैसे चाहिए थे। रुपेश ने बिना सोचे अपनी बचत उसे दे दी। कनिका चुपचाप सुनती रही। मनमोहन जी आगे बोले, उसने मुझे इसलिए बताया क्योंकि बैंक से पैसे निकालने में मेरी मदद चाहिए थी, लेकिन उसने साफ कहा था कि घर में किसी को मत बताइए। क्यों? कनिका ने पूछा। क्योंकि उसे लगता था कि किसी की मदद करके उसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कनिका के हाथ धीरे धीरे कांपने लगे। उसे पहली बार लगा कि उसने बिना पूरी बात जाने कितना बड़ा निष्कर्ष निकाल लिया। लेकिन उसके मन में एक सवाल अभी भी था, अगर ऐसा था तो मुझसे छिपाया? रुपेश ने पहली बार थोड़ा दृढ़ होकर कहा, क्योंकि हर बात उसी समय बताना जरूरी नहीं होता। रिश्ते का मतलब हर मिनट की रिपोर्ट देना नहीं होता। मुझे लगा था 2-4 दिन बाद आराम से बता दूंगा, लेकिन उससे पहले ही तुमने फैसला कर लिया कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। कनिका की आंखें झुक गईं। कौशल्या जी अब तक चुप थी। उन्होंने पहली बार बहुत प्यार से कहा, बहू एक बात पूछें? कनिका ने सिर हिलाया। अगर रुपेश तुमसे बिना पूछे अपनी माँ की दवाई खरीद देता तो क्या वो गलत होता? कनिका ने तुरंत कहा, नहीं। कौशल्या जी ने फिर पूछा, अगर वो किसी दोस्त की जान बचाने के लिए मदद कर दे तो? कनिका के पास कोई जवाब नहीं था। उसी समय मनमोहन जी ने एक ऐसी बात कही जिसने पूरे कमरे को शांत कर दिया। बहू, मुझे लगता है कि तुम्हें रुपेश पर नहीं, दुनिया पर भरोसा करने में डर लगता है। कनिका ने उनकी ओर देखा। मनमोहन जी बोले, जिस इंसान के मन में हर समय डर रहता है, उसे हर अच्छा काम भी छिपी हुई चाल लगता है। ये शब्द सीधे कनिका के दिल में उतर गए। उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगी। किसी पर भरोसा मत करना, हर बात समझ कर चलना, लोग सामने कुछ और होते हैं। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि वो हर घटना को उसी नजर से देखने लगी। उस रात कनिका बहुत देर तक सो नहीं सकी। रुपेश उसकी तरफ पीठ करके लेटा था। पहली बार दोनों के बीच सिर्फ चुप्पी नहीं, एक दूरी भी थी। कनिका ने धीरे से कहा, रुपेश, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद उसने फिर पुकारा, सो गए क्या? रुपेश ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, नहीं। कनिका ने धीमे स्वर में पूछा, मुझसे नाराज हो? रुपेश ने बहुत धीमी आवाज में कहा, नाराज नहीं, बस थक गया हूँ। ये 4 शब्द कनिका के दिल में तीर की तरह लगे। उसे पहली बार महसूस हुआ, शक सिर्फ सामने वाले को नहीं तोड़ता, वो भरोसा करने वाले इंसान को भी धीरे धीरे थका देता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे आंसू डर के नहीं। उस रात के बाद घर में किसी ने झगड़ा नहीं किया, लेकिन शांति भी नहीं थी। रुपेश रोज की तरह ऑफिस जाता, समय पर लौटता, सबसे सामान्य तरीके से बात करता। वो कनिका से भी नाराज नहीं होता, लेकिन पहले जैसी गर्मजोशी उसके व्यवहार में नहीं रही। कनिका ये बदलाव हर दिन महसूस कर रही थी। उसे अब समझ आने लगा था कि ऊंची आवाज से ज्यादा
दर्द कभी कभी शांत व्यवहार देता है। एक सुबह उसने देखा कि रुपेश बिना उसे जगाए ही चाय बनाकर पी चुका था। पहले वो हमेशा उसे आवाज देता था, कनिका उठो, साथ में चाय पीते हैं। आज उसने नहीं पुकारा। कनिका बिस्तर पर ही बैठी रह गई। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, क्या मैंने सचमुच उसे इतना दुख दिया है? नाश्ते के बाद मनमोहन जी उसके पास आए। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा आज मायके हो आओ। कनिका ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। अचानक मनमोहन जी मुस्कुराए। कभी कभी जवाब घर से बाहर मिलते हैं। कनिका कुछ समझी नहीं, लेकिन उसने जाने का फैसला कर लिया। दोपहर तक वो अपने मायके पहुंच गई। दरवाजा उसकी माँ ललिता ने खोला। अरे अचानक, सब ठीक तो है? कनिका ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ मम्मी, बस आपसे मिलने का मन था। ललिता ने उसे गले लगा लिया, लेकिन माँ होने के नाते वो समझ गई कि बेटी के मन में कुछ चल रहा है। चाय पीते समय ललिता ने पूछा, रुपेश ने कुछ कहा क्या? कनिका ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं। फिर कनिका ने सारी बात बता दी। अमित की मदद, बैंक की रसीद, मनमोहन जी की बातें और रुपेश का वो एक वाक्य, मैं थक गया हूँ, सब कुछ। ललिता कुछ देर चुप बैठी रही। पहली बार उन्होंने तुरंत कोई सलाह नहीं। कनिका ने माँ का हाथ पकड़ लिया। मम्मी, एक बात पूछूं? पूछ। आप हमेशा मुझे यही क्यों कहती थी कि किसी पर भरोसा मत करना? ललिता का चेहरा अचानक बदल गया, जैसे किसी ने उनके पुराने घाव पर हाथ रख दिया। उन्होंने नजरें झुका ली। काफी देर तक कमरे में खामोशी रही। फिर बहुत धीमी आवाज में बोले, क्योंकि मैंने भरोसा किया था। कनिका चौंक गई। क्या मतलब? ललिता की आंखें भर आईं। आज तक मैंने तुझे ये बात कभी नहीं बताई। तेरे नाना जी के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे बड़े भाई ने संभाली थी। मैं उन पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। उन्होंने कहा कि कुछ कागजों पर दस्तखत कर दो। मैंने बिना पढ़े कर दी। कुछ महीनों बाद पता चला कि मेरे हिस्से की जमीन मेरे नाम से हट चुकी है। कनिका स्तब्ध रह गई। उसे इस घटना के बारे में कभी पता ही नहीं था। ललिता आगे बोली, उस दिन मेरा भरोसा टूट गया। मुझे लगा कि अपने भी धोखा दे सकते हैं। उसके बाद मैंने हर रिश्ते को शक की नजर से देखना शुरू कर दिया। और वही डर, उन्होंने रुककर बेटी की आंखों में देखा, मैंने तुझे भी दे दिया। कनिका की आंखें भर आईं। मम्मी, ललिता रो पड़ी। मैं तुझे बचाना चाहती थी, लेकिन शायद मैं भूल गई कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। जिस गलती का दर्द मैंने झेला, उसी डर की सजा मैंने तेरे रिश्तों को दे दी। कनिका अब तक रो रही थी। उसे पहली बार समझ आया कि उसकी माँ बुरी नहीं थी। वे बस अपने पुराने दर्द से बाहर नहीं निकल पाई थी। उनका डर धीरे धीरे बेटी की सोच बन गया। शाम को दोनों बरामदे में बैठी थी। सूरज ढल रहा था। ललिता ने धीमे से कहा, बेटी। हाँ मम्मी, अगर हो सके तो रुपेश से माफी मांग लेना। कनिका ने हैरानी से उनकी ओर देखा। आप ये कह रही हैं? ललिता हल्का सा मुस्कुराए। हाँ, क्योंकि अब समझ आ गया है, हर रिश्ते को मेरे अतीत की सजा नहीं मिलनी चाहिए। कनिका ने माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। मम्मी, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? ललिता ने हैरानी से पूछा। कहाँ? कुछ पल रुककर कनिका फिर बोली, मेरे ससुराल। मैं चाहती हूँ जो बातें आपने आज मुझसे कही हैं, वो रुपेश और मम्मी जी भी सुने। ललिता कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, चलूंगी। इस बार बेटी का घर बचाने के लिए डर नहीं, सच लेकर चलूंगी। उधर रुपेश अपने घर की छत पर अकेला बैठा था। मनमोहन जी उसके पास आए। उन्होंने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। क्या सोच रहे हो? रुपेश ने फुई मुस्कान दी। यही कि क्या भरोसा वापस आ सकता है? मनमोहन जी ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, बेटा, शीशा टूट जाए तो जुड़ सकता है, लेकिन निशान रह जाते हैं। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। अगर दोनों लोग सचमुच जोड़ना चाहें, तो निशानों के साथ भी जीवन बिताया जा सकता है। रुपेश चुप रहा। उसने पहली बार मन ही मन सोचा, अगर कनिका सच में बदलना चाहती है, तो क्या मैं उसे एक और मौका दे पाऊंगा? उस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं था। लेकिन अगले दिन एक ऐसी मुलाकात होने वाली थी जो सिर्फ एक घर नहीं, 3 लोगों की सोच बदलने वाली। अगली सुबह घर का माहौल बिल्कुल अलग था। कनिका पूरी रात सो नहीं पाई थी। बार बार उसे रुपेश का वो वाक्य याद आ रहा था, मैं थक गया। उसे अब समझ में आ रहा था कि इंसान सिर्फ काम से नहीं थकता, बार बार खुद को सही साबित करते करते भी थक जाता है। सुबह उसने माँ ललिता की तरफ देखा। चलें? ललिता ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया।
दोनों एक साथ रुपेश के घर के लिए निकल पड़े। पूरे रास्ते किसी ने एक शब्द नहीं बोला। दोनों अपने अपने विचारों में खोई हुई। उधर रुपेश ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। कौशल्या जी ने दरवाजा खोला। सामने कनिका और ललिता खड़ी हुई। कौशल्या जी कुछ पल के लिए चुप रह गई। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की। आइए। दोनों अंदर आ गईं। घर में अजीब सी खामोशी फैल गई। मनमोहन जी भी बाहर आ गए। रुपेश कमरे से निकलकर बैठक में आया। उसने कनिका को देखा, फिर ललिता को, लेकिन कुछ नहीं बोला। काफी देर तक कोई किसी से कुछ नहीं कह पाया। आखिर ललिता ने ही चुप्पी तोड़ी। मुझे आप सबसे कुछ कहना है। सभी उनकी ओर देखने लगे। ललिता की आवाज कांप रही। आज मैं अपनी बेटी की नहीं, अपनी गलती की बात करने आई हूँ। कनिका की आंखें भर आईं। ललिता ने धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी सुनाई। अपने भाई का विश्वासघात, अपनी टूटी हुई उम्मीदें और फिर हर रिश्ते से डरने की आदत, सब कुछ। कमरे में बैठे हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। फिर उन्होंने रुपेश की तरफ देखा। बेटा, मैंने तुम्हें जाने बिना ही गलत समझ लिया। मैंने अपनी बेटी को हमेशा यही सिखाया कि दुनिया पर भरोसा मत करना। लेकिन मैं ये भूल गई कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अगर मेरी बातों की वजह से तुम्हारे रिश्ते में जहर घुला है, तो सबसे बड़ी दोषी मैं हूँ। इतना कहते कहते उनकी आवाज भर्रा गई। रुपेश कुछ पल तक शांत खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, माँ जी, गलती आपकी भी थी, लेकिन सिर्फ आपकी नहीं। सबने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो आगे बोला, मेरी भी गलती थी। कनिका ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारी? रुपेश ने सिर हिलाया। हाँ, मैं हमेशा सोचता रहा कि समय आने पर सब बता दूंगा। मैंने कभी ये नहीं समझा कि मेरी चुप्पी तुम्हारे मन में सवाल पैदा कर रही है। अगर मैं पहले ही खुलकर बातें करता, तो शायद बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। मनमोहन जी मुस्कुरा दिए। यही तो रिश्ता होता है बेटा। एक की गलती से झगड़ा शुरू होता है, लेकिन दोनों की समझदारी से खत्म होता है। अब कनिका की बारी। वो धीरे धीरे रुपेश के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके हाथ कांप रहे थे। आंसू लगातार बह रहे थे। रुपेश, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मैं हर बात में डर ढूंढती रही। तुम्हारी चुप्पी में धोखा देखा। तुम्हारी अच्छाई में भी शक देखा। मुझे माफ कर दो। रुपेश कुछ नहीं बोला। कनिका ने आगे कहा, अगर तुम मुझे एक मौका दोगे तो मैं वादा करती हूँ, अब जो समझ नहीं आएगा उस पर आरोप नहीं लगाऊंगी। पहले तुमसे पूछूंगी। पूरा कमरा शांत था। हर कोई रुपेश के जवाब का इंतजार कर रहा था। रुपेश ने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। कनिका ने आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखा। रुपेश बोला, एक शर्त है। क्या? आज के बाद हम दोनों मन की बात छिपाएंगे नहीं। अगर डर लगेगा तो बताएंगे, अगर गुस्सा होगा तो कहेंगे, अगर कोई बात समझ नहीं आएगी तो पूछेंगे, लेकिन शक को कभी फैसला नहीं बनने देंगे। कनिका ने बिना देर किए उसका हाथ पकड़ लिया। मैं वादा करती हूँ। कौशल्या जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर कनिका को गले लगा लिया। बहू, आज से ये घर सिर्फ हमारा नहीं, तुम्हारा भी उतना ही है। अगर कभी कोई बात समझ न आए तो सबसे पहले मेरे पास आना। दिल में मत रखना। कनिका फूट फूट कर रो पड़ी। ललिता ये सब देख रही थी। उनके चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई दे रहा था। उन्होंने मनमोहन जी की ओर देखकर कहा, समधी जी, आज आपने मेरा भी एक डर खत्म कर दिया। मनमोहन जी मुस्कुराए। डर अंधेरे की तरह होता है। जैसे ही विश्वास का दीपक जलता है, वो अपने आप चला जाता है। उस दिन कोई बड़ा उत्सव नहीं हुआ, कोई मिठाई नहीं बटी, कोई शोर नहीं हुआ। लेकिन उस घर में एक बहुत बड़ी बात हुई। 4 लोगों ने अपने अपने अहंकार से बड़ा रिश्ता चुना। समय बीतने लगा। धीरे धीरे घर फिर पहले जैसा हंसने लगा। अब अगर किसी बात पर कनिका के मन में सवाल आता, तो वो चुपचाप कहानी नहीं बनाती, सीधे रुपेश से पूछ लेती। और रुपेश भी अब हर छोटी बड़ी बात उसे साझा करने लगा। एक दिन अमित अपनी पत्नी के साथ घर आया। उसकी पत्नी पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। उसने कनिका से कहा, अगर उस रात रुपेश जी मदद ना करते, तो शायद आज मैं आपके सामने खड़ी ना होती। कनिका की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन सोचा, जिस काम को मैंने गलत समझा था, वही किसी की जिंदगी बचाने का कारण था। कुछ महीनों बाद ललिता फिर बेटी से मिलने आई। इस बार उन्होंने कोई सलाह नहीं दी, सिर्फ इतना पूछा, खुश है ना? कनिका मुस्कुराई, हाँ मम्मी, अब मुझे समझ आ गया है। भरोसा आंख बंद करके नहीं किया जाता, लेकिन हर किसी पर शक करके भी कोई रिश्ता नहीं निभाया जाता।
ललिता ने बेटी का माथा चूम लिया। शाम को पूरा परिवार आंगन में बैठा था। हल्की हवा चल रही थी। मनमोहन जी ने चाय का कप हाथ में लेते हुए मुस्कुराकर कहा, जीवन ने मुझे एक बात सिखाई है। सब उनकी ओर देखने लगे। उन्होंने कहा, रिश्ते कभी एक दिन में नहीं टूटते। वे तब टूटते हैं जब हम सवाल पूछना छोड़ देते हैं और मन ही मन फैसले करने लगते हैं। और रिश्ते फिर उसी दिन जुड़ने लगते हैं जब हम आरोप छोड़कर संवाद शुरू कर देते हैं। सबके चेहरों पर मुस्कान थी। उस दिन किसी ने कोई वादा नहीं लिखा, लेकिन हर दिल में एक बात हमेशा के लिए दर्ज हो गई। डर विरासत बन सकता है, लेकिन भरोसा भी। हम आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे, ये फैसला हर दिन हमारे व्यवहार से होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, गलती आखिर किसकी थी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।